नेक्स्ट ग्राफ दिया हुआ आपको और कहा है बताएं कि ये जो सॉ टूथ वेव है, ये जो आपको डायग्राम दी हुई है ना, ये किसका ग्राफ है? सॉ टूथ वेव का। ये वैसे आपके हैंडआउट्स में नहीं है, यहाँ पे वैसे ही उन्होंने नाम दे दिया आपको। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि बताएं ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अच्छा जी, इवन और ऑड के लिए मैंने आपको पीछे अलजेब्रिकल जो उसकी एक्सप्लेनेशन थी वो तो कर दी कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है माइनस एक्स वो एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल आ जाए तो वो इवन होता है, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ जाए तो वो ऑड होता है। ये हमने कर लिया पीछे। अब यहाँ पे ना उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं कि ग्राफ की फॉर्म में कैसे होगा। आप देखें आपके पास इस तरह से एक फंक्शन है, ये आप क्या करें, इसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग कट कर दें। जब आप इसे वाई एक्सिस के अलॉन्ग कट करेंगे ना और दोनों साइड्स पे ये सेम शेप बन रही है, इसका मतलब है कि ये इवन फंक्शन है। जो ग्राफ सिमेट्रिक होगा अबाउट वाई एक्सिस उसे हम इवन फंक्शन कहते हैं, और जो ग्राफ सिमेट्रिक होता है अबाउट पोल, ये पोल है ना, इसको यहाँ से पोल से कट करें तो ऊपर और नीचे सेम शेप आ रही है, इसका मतलब है कि ये अबाउट पोल होगा सिमेट्रिक। तो जो ग्राफ अबाउट पोल सिमेट्रिक होता है उसे हम ऑड फंक्शन कहते हैं। तो ग्राफिकली भी आपको समझ आ गई कि इवन और ऑड क्या होता है। अगर वाई एक्सिस के दोनों साइड पे सेम शेप है तो वो इवन फंक्शन होगा, और अगर पोल के अलॉन्ग सेम शेप है तो वो क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा। तो ये देखें, ये इसको अगर हम पोल से कट करते हैं तो ऊपर और नीचे सेम शेप आ रही है ना, सबको नहीं देखना होता आपने, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। इसका मतलब है कि इसने खुद को रिपीट किया है बार बार। पीरियोडिक फंक्शन वही होता है ना जो अपनी वैल्यू एक खास इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा होता है। तो आप इनमें से किसी एक को देख लें, आप जब उसको पोल से कट करते हैं तो ऊपर नीचे सेम वैल्यू शो कर रहा है, सेम शेप शो कर रहा है, इसका मतलब है कि वो एक ऑड फंक्शन होगा, बिकॉज इट इज़ पासिंग थ्रू द रीजन या थ्रू पोल। नेक्स्ट है लेट w इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जी, एंड ये आपका मिड टर्म में से आ गया, ठीक है, लेकिन हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा रिवाइज कि जब आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने होते हैं ना बाय चेन रूल, तो अब देखें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू r लेना है आपने। तो कैसे लेंगे? ये जो w है ना, इसका पार्शियल डेरिवेटिव आप लेंगे पहले विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर इस x का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि हमें यहाँ पे r वाली टर्म चाहिए। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू r प्लस लगा के, अब w का हमने x के लिए तो कर लिया, अब हमने w का y के लिए करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू y डॉट, अब y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, ये हो गया। प्लस अब z की बारी है, तो पार्शियल डेरिवेटिव w का हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू z। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू z डॉट लगा के, अब z का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है आपने विद रिस्पेक्ट टू r। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू r। तो यहाँ से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ये सेम वो a है। अच्छा जी, अगला है हमारे पास यहाँ पे MCQ, जिसके अंदर आपको एक फंक्शन गिवन है और आपसे कहा गया है कि इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस बताएं। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस अभी पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना कि जो i के साथ होती हैं वो x के इक्वल होता है, यानी x इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर t आ जाएगा। जो j के साथ होती है वो y होती है, यानी y इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2t आ जाएगा, और k वाली यहाँ पे कोई टर्म नहीं है इसलिए z की वैल्यू 0 होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट बन रहा है। ये x की वैल्यू उन्होंने y लिखी हुई है तो ये भी रॉन्ग हो गया। ये तो x की ठीक है, y की ठीक है, लेकिन z की 1 लिख दी। तो अगर z की 1 होती तो यहाँ पे प्लस k लिखा होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं है, तो इसका मतलब z 0 है। तो ये भी गलत है और ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इसके अंदर भी z की वैल्यू हमें 1 दी हुई है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास L ऑफ -6, यानी लैप्लास इक्वेशन जब आप निकालते हैं -6 की तो वो क्या होती है। तो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि जब एक कांस्टेंट टर्म के लिए हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो वो a/s आता है। 4 के लिए अगर हम फाइंड करेंगे तो वो 4/s आ जाएगा। -6 के लिए अगर हम फाइंड करेंगे तो वो -6/s आ जाएगा। तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो यहाँ से आपने ये याद रखना है कि कांस्टेंट नंबर का जब भी आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म ओपन करते हैं तो उसके साथ s डिवाइड हो जाता है। टू इवैल्यूएट द लाइन इंटीग्रल द इंटीग्रेंड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x y z विद, आपने देखना है कि जो लाइन इंटीग्रल आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, लाइन इंटीग्रल के लिए हम लिखते हैं ना एफ ऑफ, यहाँ पे हमारे पास होता है t और साथ में डी आर आ रहा होता है, लेकिन उस डी आर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर। डी आर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जी के। तो ये हमारे पास आता है डी आर का फॉर्मूला
के dxi dyj और dz तो ये हमारे पास बी ऑप्शन बन रही है। ठीक है, ये फार्मूला है, वैसे इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, बस फार्मूला आपने याद कर लेना है। 14 देखें, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव मैंने अभी बताया, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के अंदर हम तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं। तो t⁴ का जब डेरिवेटिव लेंगे, अलग अलग मैं तीनों का कर देती हूँ यहाँ पे, 4 पावर साइड पे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस होता है डेरिवेटिव के अंदर, तो वो 4t⁴ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टर्म में हमारे पास √t+1, इसका जब आपने डेरिवेटिव लेना है तो अंडर रूट का मतलब होता है कि इसकी पावर क्या है, 1/2 है ना, तो इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो पावर साइड पे आ जाएगी और इसकी पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो जब 1 माइनस करेंगे तो इसकी पावर बच जाएगी -1/2, इनका एलसीएम लेके। अब ये माइनस में पावर है, अगर आप उसको ओवर के नीचे ले जाएं तो वो पावर प्लस में हो जाएगी, इसकी पावर +1/2, और 1/2 को हम अंडर रूट भी तो लिख सकते हैं ना, तो √t+1। ठीक है, जैसे हमने अंडर रूट को 1/2 में कन्वर्ट किया था, पावर 1/2 को हम अंडर रूट के अंदर भी कर सकते हैं। तो 1 1 ज़र 1, नीचे 2 √t+1, तो एक ये आंसर आ गया, एक हमने ये निकाला था। तीसरा देखें, 3/t² है, तो उसके लिए भी हम कर लेते हैं। 3/t² है तो t ऊपर जाएगा तो उसकी पावर -2 हो जाएगी। जब भी हम ऊपर शिफ्ट करते हैं ना नंबर को, तो उसकी पावर माइनस हो जाती होती है, या अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी, यानी बेसिकली आपने उसका साइन चेंज कर देना होता है। 3 एज इट इज़, इसकी पावर साइड पे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो 3 × -2t⁻−3, और 3 2 ज़ार यहाँ पे -6 आ जाएगा। t⁻−3 है तो उसको ओवर के नीचे ले आए ताकि वो +3 हो जाए, तो -6/t⁻3। तो ये 3 हमने आंसर्स निकाल लिए और ये तीनों हमारे 4th जो ऑप्शन है उसके अंदर आ रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे है कि आपके पास dz दिया हुआ है और पूछा है कि क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अच्छा जी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। एग्जैक्ट डिफरेंशियल वो होता है कि आपके पास जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है ना, आपके पास एक होता है p dx + q dy की फॉर्म में एक फंक्शन है, यानी ये p की वैल्यू है जो dx के साथ होती है और ये q की वैल्यू है जो dy के साथ होती है। और अगर आप p का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, p का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू y, क्यों, इसके साथ dx है तो आपने विद रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव लेना है। इसी तरह से आप यहाँ पे जो q है उसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इधर जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो देखें p ये वाली वैल्यू है, इसका आपने विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना है, तो x² कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस इस y का 0 क्योंकि ये खाली कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास x² आ गया। तो एक आंसर हमारे पास x² है। अब हमने q का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो x है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाता है, तो दूसरा आंसर 1 आया। तो क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं। इट मीन्स कि इसका जो ऑप्शन है वो हम कौन सा चूज़ करेंगे? फॉल्स चूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों का आंसर अगर इक्वल आता है ना फिर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अगर दोनों का आंसर इक्वल नहीं आता तो फिर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा। तो कोई भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने क्या करना है, dx के साथ जो वैल्यू है उसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, और जो dy के साथ वैल्यू है उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। अगर दोनों के आंसर सेम आते हैं तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन f ऑफ t s इज़ अ कांस्टेंट। अब यहाँ पे ओरिजिनल फार्मूला आ गया लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का कि जब आप f ऑफ t की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो वो क्या आती है, वो इक्वल होती है जी हमारे पास इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी तक लिमिट्स होती हैं, f ऑफ t फंक्शन एज इट इज़ आता है और इसके साथ e⁻−st मल्टीप्लाई होता है बाहर dt। तो ये फार्मूला है, बेसिक फार्मूला लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। पीछे हमने जितनी भी वो फार्मूलाज पढ़े हैं ना, कॉस के, साइन के, ई पावर वाले, कांस्टेंट वाले लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, वो सारे हमने इसको यूज़ करते हुए ड्राइव किए थे। ठीक, उनकी डेरिवेशन या उनका जो प्रूफ है वो तो मैंने लेक्चर के अंदर अच्छे डिटेल से समझाया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपने अगर नहीं पढ़े तो ये 5 पेपर्स में मैंने जो आपको फार्मूलाज लिखवाए हैं ना, बस वो भी कर लें तो बहुत है। तो ये मेन फार्मूला होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ये ऑप्शन बन रहा है हमारा करेक्ट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, ये रिपीट हो गया मेरे ख्याल में, L × e⁻5t, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो e पार का हमने फार्मूला पीछे 1 ओवर, और
आपने क्या करना होता है, s में से इस टर्म को अगर ये प्लस है तो माइनस कर देना है, अगर ये माइनस है तो प्लस कर देना है। तो 1/s - 5, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट। अभी आपको मैंने बताया था कि जो इवन फंक्शन होता है उसका ग्राफ वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होता है और जो ऑड फंक्शन होता है उसका ग्राफ पोल के अलॉन्ग सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ से हमें इवन का पूछा गया है, इसका मतलब है कि हम यहाँ से वाई एक्सिस चूज़ करेंगे, और अगर ऑड होता तो फिर आपने ओरिजिन चूज़ करना था। नेक्स्ट है हमारे पास जी, एट विच पॉइंट द वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन अकर्स। अच्छा जी, वर्टेक्स क्या होता है? पैराबोला का वर्टेक्स जब भी आपने निकालना है ना तो उसका फॉर्मूला होता है -b/2a। अब ये b और a क्या है, आप इसको लिखें ax² + bx + c, जनरल फॉर्म में पैराबोला की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जो x² के साथ टर्म होती है ना वो a होती है, जो x के साथ होती है वो b होती है, और साथ में कांस्टेंट c होता है। तो यहाँ पे x² के साथ जो टर्म आ रही है वो 1 है, तो यानी इधर a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, x के साथ जो टर्म है वो b होती है -4, ये वाला फॉर्मूले का माइनस और अंदर -4, तो वो हो जाएगी +4/2। कटिंग करें तो हमारे पास आंसर 2 आ रहा है। तो यानी इसका जो वर्टेक्स बेसिकली ना x की वैल्यू होती है, जो वर्टेक्स होता है वो बेसिकली x की वैल्यू होती है, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। तो इन सब में देखें x की वैल्यू 2 किसके अंदर आ रही है, x की वैल्यू 2 आप चेक करें अगर इनमें, तो वो हमारे पास आ रही है जी सेकंड ऑप्शन के अंदर। इसके अंदर 0 है, इसके अंदर -2 है, इसके अंदर 1 है, तो हमारे पास तो x की वैल्यू 2 आई है ना यहाँ पे। y की तो हमने फाइंड नहीं की, अगर आप y की फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वैसे तो हमें x से ही पता चल गया कि ये है, लेकिन और भी किसी के अंदर 2 आ रहा होता तो आप y की भी चेक करते। कैसे, ये जो y वाली इक्वेशन लिखी हुई है x² - 4x + 3, इसके अंदर आप ये वाली x की वैल्यू पुट करते थे जो हमने वर्टेक्स के फॉर्मूले से निकाली है। तो ये 2² - 4 × 2 + 3 यानी 4 - 8 + 3, तो ये -4 + 3 -1 आता है। तो यही y की ऑप्शन -1 दी हुई है। पेयर जब भी लिखा होता है ना हमेशा x की वैल्यू पहले होती है, y की बाद में होती है, ये याद रखना है। तो पहले x की वैल्यू हमने 2 लिख दी, फिर y की वैल्यू हमने -1 लिख दी। नेक्स्ट है इक्वेशन दोबारा से पैराबोला की दे दी और कहा है एक पॉइंट फाइंड करें, पॉइंट विच द वर्टेक्स ऑफ गिवन पैराबोला अकर्स। तो वर्टेक्स का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, x = -b/2a। b वो होता है जो इसके साथ हो, तो माइनस ये वाला फॉर्मूले का, और ये -4/2 × a की वैल्यू यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा। दोबारा से इसको 4/2, तो आंसर तो हमारे यहाँ पे 2 आ गया x की वैल्यू। तो हमें वैसे देखने से पता चल रहा है कि x की वैल्यू 2 सिर्फ इसके अंदर आ रही है, इसके अंदर 4 है ये भी नहीं होगा, इसके अंदर 0 है ये भी नहीं होगा, ये -2 है ये भी नहीं होगा। वैसे तो हमें पता चल रहा है, लेकिन फिर भी हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हो सकता है पेपर में कुछ ऐसा आ जाए कि x की वैल्यू सेम हो दो में, तो y की निकाल के चेक कर लेते होते हैं। x की वैल्यू 2 आई है ना, तो 2² - 4 × 2 + 2, तो ये 4 - 8 + 2, और ये हमारे पास आ जाता है 4 - 8 - 4 + 2, तो आंसर हमारे पास -2 आ गया। y की वैल्यू -2 है, तो ये a ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन डिफाइंड बाय। आपने इसका पीरियड बताना है। तो आपको जब पीरियोडिक फंक्शन दिया जाता है तो मैंने आपको बताया था जो फंक्शन के साथ वैल्यू होती है वो एम्पलीट्यूड होता है, यानी इसका एम्पलीट्यूड 4 होगा, और जो पीरियड है वो कैसे निकालते हैं, 360/n के फॉर्मूला से। n क्या होता है, जो x के साथ आ रहा हो, यहाँ पे 3 आ रहा है ना, तो 360 को हम किसके साथ डिवाइड कर देंगे, 3 पे डिवाइड कर देंगे। लेकिन ऑप्शंस देखें आपको पाई की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो 360 को जब हम पाई में लिखते हैं तो 2 पाई लिखते हैं ओवर 3, तो 2 पाई/3 ये वाला ऑप्शन हमारा आ रहा है। ठीक है, 2 पाई में कैसे लिखते हैं, कन्वर्ट करना तो आता होगा ना आप सबको। 360 को कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियंस के अंदर हम क्या करते हैं, π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 कट हो जाएगा, 18 2s are 360, 2 पाई से मल्टीप्लाई होकर 2 पाई आ जाता है। तो रेडियंस में जाने के लिए आपने हमेशा डिग्री वाले नंबर को π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, मैच द फॉलोइंग पीरियोडिक फंक्शन विद इट्स ग्राफ। आपने इसको इसके ग्राफ के साथ मैच करना है। देखें जी कैसे मैच करना है, देखें जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक रिपीट हो रही है, 0 से 4 तक पहले लिमिट है, तो इसके अंदर तो 0 से 6 तक है ना, पहली जो लाइन है वो 0 से 6 तक है, तो ये तो नहीं होगा। इसके अंदर देखें तो 0 से 4 तक है, तो ये वाला यानी पहली लाइन हमारी 0 से 4 तक है, और तब y की वैल्यू क्या आ रही है, 3। ये x की वैल्यूज़ हैं और ये y की वैल्यू होती है। x की वैल्यू जब 0 से 4 तक है तो y की वैल्यू 3 के इक्वल है, तो यानी x जब 0 से 4 तक हम गए हैं इस तरह से, तो देखें हम 3 के अलॉन्ग गए हैं ना, यानी y की वैल्यू 3 थी,
उसके बाद जब x 4 से 6 तक जाता है तो y की वैल्यू क्या है 0। x 4 से 6 तक यूँ जा रहा है और ये y की वैल्यू इधर देखें तो 0 है क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर है। तो यानी ये वाला जो ग्राफ है वो इस फंक्शन का ग्राफ है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारे पास, देखें दोबारा से ग्राफ से रिलेटेड आ गई है कि व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन हुज ग्राफ इज़ एज बिलो। पीरियड क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि जिस वैल्यू के बाद ग्राफ खुद को रिपीट कर रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड पीरियड। तो इसके अंदर किसके बाद वो रिपीट कर रहा है खुद को, देखें ये लाइन यूँ जा रही है, फिर यूँ जा रही है और फिर यूँ जा रही है। इस पॉइंट के बाद ये दोबारा से शेप वैसी हो गई है जैसी स्टार्ट में थी, ठीक है। तो जैसी स्टार्ट में शेप हो वैसी जिस पॉइंट से शुरू हो रही है ना, उस पॉइंट को हम कहते हैं कि वो उसका पीरियड है और वो 6 से शुरू हो रही है। इट मीन्स उसका पीरियड 6 होगा कि 6 के बाद वो पीरियोडिक बन गया यानी खुद को रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें भी उन्होंने हमसे यही कहा है कि व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन हुज ग्राफ इज़ दिस। तो इसके अंदर देखें तो ये आपको वैसे थोड़ा अगर नज़र नहीं आ रहा सही तो मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। देखें जी ये ग्राफ है जिसके अंदर आपको वैल्यूज़ दी हुई है 2, 4, 6, 8 और आपसे कहा है कि आपने इसका पीरियड बताना है। ये देखें ये लाइन आ रही है आपके पास ये वाली, उसके बाद ये लाइन है, जो लाइन स्टार्ट हुई थी वैसी सेम लाइन दोबारा यहाँ से बन रही है। किस पॉइंट के इक्वल बन रही है, यहाँ पे 4 और 6 के दरमियान क्या होगा 5 होगा। यानी 5 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ अपने आप को क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। जैसी शेप यहाँ स्टार्ट में थी वैसी कहाँ से शुरू हो रही है दोबारा 5 से। तो इसका जो पीरियड होगा ना वो 5 होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो पीरियड कैसे निकालते हैं, आपने ग्राफ देखना होता है कि वो रिपीट कब कर रहा है खुद को। उसके बाद व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन हुज ग्राफ इज़ एज बिलो। यहाँ पे आप देखें कि पीरियड जो है वो क्या होगा इस फंक्शन का, वो कैसे निकालेंगे। आप देखें फंक्शन ने कहाँ पे खुद को रिपीट करना शुरू किया है, ये यूँ लाइन है और फिर यूँ है। अब इस पॉइंट पे वो शेप दोबारा से वैसी हो रही है जैसी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो स्टार्ट ऐसे हुआ था ना, कर्व यहाँ से ऐसे ऊपर जा रही है और वो दोबारा से किस पॉइंट पे शुरू हो रही है 2 पाई के ऊपर। तो इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा 2 पाई। तो वो पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन जो है वो दोबारा से खुद को रिपीट करता है उसे हम उसका पीरियड कहते हैं। तो ग्राफ से तो पीरियड इस तरह से देखते हैं और अगर हमें फंक्शन दिया हो जैसे पीछे एक दिया हुआ था y इज़ इक्वल टू साइन 3x, उसमें अगर पीरियड निकालना हो तो हम 360/n वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं या आप उसको 2 पाई/nb। तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो आप इधर 3 पुट कर देंगे, ठीक है। ग्राफ से पीरियड आपने इस तरह देखना होगा रिपीटिशन कहाँ पे हो रही है और इक्वेशन के अंदर आपने पीरियड इस तरह से फाइंड करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास फिर से पीरियड पूछा गया है यहाँ पे, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन। अब इसमें देखें ये शेप है ना, इस जैसी सेम शेप कहाँ से शुरू हो रही है, ये शुरू हो रही है, ठीक है। पहले ये ग्राफ ऊपर गया है फिर यूँ और फिर यूँ सीधा, यहाँ से फिर वो कर्व शुरू होती है जो इधर स्टार्ट में थी। तो किस पॉइंट पे शुरू हो रही है 8 पे शुरू हो रही है, इसलिए इसका पीरियड जो है वो 8 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जी MCQ लेट L डिनोट्स द लेप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर L इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस है, यानी आपके पास एक आंसर आ रहा है एस की फॉर्म में, तो अगर इस फंक्शन को आप t के साथ डिवाइड कर देते हैं तो आंसर क्या होगा। देखें अब यहाँ पे ना 2 कंडीशंस आती हैं हमारे पास, मैं दोनों एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लिमिट उन्होंने सॉरी लगा दी है लेप्लास L, यहाँ पे ये नहीं L आएगा। अब f ऑफ t एक फंक्शन है जिसकी आपने लेप्लास फॉर्म फाइंड की और उसका आंसर अगर f ऑफ s की फॉर्म में आ रहा है। अगर आप क्या करते हैं इस f ऑफ t के साथ ना t मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, ये जो f ऑफ s है ना इसका नेगेटिव डेरिवेटिव ले लेना है -d/ds f ऑफ s, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास L है और फंक्शन में इस f ऑफ t को आप t के साथ डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई किया तो डेरिवेटिव लिया, डिवाइड करेंगे तो आपने इंटीग्रल लेना है f ऑफ s का, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं, लेक्चर 45 के अंदर ये मिल जाएंगे आपको कि जब आपके पास फंक्शन हो और उसके साथ आप t मल्टीप्लाई कर दें तो आप -d/ds करते हैं और जब आप उसके साथ t डिवाइड कर दें तो आप उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। डेरिवेटिव मल्टीप्लाई के दौरान आता है और इंटीग्रेशन जो है वो डिवाइड के दौरान आती है। तो यहाँ से देखें आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है, ये वाला तो करेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने डिवाइड वाला देखना है तो उसके अंदर इंटीग्रेशन आनी चाहिए। तो वो किसके अंदर आ रही है, ये देखें जी हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट बन रहा है कि जब आप t डिवाइड करते हैं तो इंटीग्रेशन आती है f ऑफ s ds। यहाँ पे मैंने सॉरी 0 लगा दिया था, इधर s आता है, s से इन्फिनिटी तक लिमिट्स आती हैं।
सी ऑप्शन। ये माइनस डी बाई डी एस कब करेक्ट होता? अगर हमारे पास इस एफ ऑफ टी के साथ टी मल्टीप्लाई हो रहा था, ये डिवाइड ना हो रहा होता, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होता, फिर ये वाला ठीक होना था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है आपने जी एफ ऑफ एस का। इनवर्स ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं? 3/s-2 ये किसकी फॉर्म बन रही है? देखें, अगर आप 3 को अलग कर लेते हैं तो अंदर 1/s-2 बचेगा और यहाँ पे साथ में -2/s है। 1/s अगर हो तो उसको हम e की पावर लिखते होते हैं ना लैप्लास के अंदर, तो ये e पावर और यहाँ पे -2 है तो उसका साइन चेंज होकर +2 हो जाएगा और साथ में t, तो e पावर 2t हमारे पास आ गया माइनस। कांस्टेंट जब s के साथ डिवाइड हो रहा होता है तो इसका मतलब है कि ये 2 की लैप्लास फाइंड किया उन्होंने। जैसे हमने कहा था ना a की लैप्लास आप फाइंड करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो वो आती है a/s। 4 की फाइंड करते हैं तो वो 4/s आती है, तो 2 की जो होगी वो 2/s होगी ना, तो इसका मतलब है कि ये 2 का इन्वर्स है। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला ऑप्शन बन रहा है करेक्ट। इस MCQ में देखें आपसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपने बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो आप देखें यहाँ पे साइन पावर 4x है ना, तो साइन पावर 4 यानी साइन की पावर हमें इवन दी हुई है और यहाँ पे लिमिट साथ में 0 से π/2 तक है, तो इसको हम वॉल्यूस फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, जिसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, अगर इवन नंबर हो तो π/2 आता है, ऊपर n-1/n, फिर n-3, इस तरह से n-5, इस तरह से आगे चलती जाती हैं सीरीज़ जब तक आप 1/2 तक नहीं पहुंच जाते। नीचे इसी तरह से n-2, n-4 और ये चलती जाती हैं। तो यहाँ पे π/2 तो आएगा शुरू में एज इट इज़, अब पावर 4 है यानी n की वैल्यू 4 है, तो 4 - 1 ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे n यानी 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा और 4 - 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचता है 2। उसके बाद आप देखें 4 - 5 करेंगे तो वो तो -1 आ जाता है ना, यानी हम आगे मूव नहीं करेंगे। जब आंसर हमारा 1/2 आ गया, बेसिकली हमने 1/2 तक जाना होता है ना, तो 1/2 तो इधर ही आ गया, यानी इसको इधर स्टॉप कर दें। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो गई तो 3π और नीचे वाली 4 2 8, 8 2 16, तो 3π/16 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। क्योंकि ये इवन नंबर है, पावर 4 इवन नंबर है, तो पाए तो लाजमी आना चाहिए ना क्वेश्चन में, यानी ये और ये इन दोनों में से एक हो सकता था, ये तो आपने पहले ही रिजेक्ट कर देने हैं। ठीक है, इन दोनों में से अब कैसे निकाला हमने, इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हमने वैल्यू निकाली और वो हमारी ये वाली करेक्ट आ रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास MCQs है, इसमें देखें आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, लेट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 बी एनी 2 पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस बट डज द फॉर्मूला दिस कैलकुलेट। ये फार्मूला क्या कैलकुलेट करेगा? ये कैलकुलेट करेगा, इन्होंने यहाँ पे मिड पॉइंट लगाया हुआ है लेकिन ये रॉन्ग है, इसको हाईलाइट नहीं करना आपने। ये डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला में बेसिकली क्या होता है, आप x2 में से x1 माइनस करते हैं, y2 में से y1 माइनस करते हैं, z2 में से z1 माइनस करते हैं, उनके स्क्वायर्स लेते हैं, दरम्यान में प्लस लगाते हैं और ऊपर अंडर रूट आता है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मिड का भी मैं आपको बता देती हूँ, मिड का फार्मूला होता है x2 प्लस x1/2, फिर y2 प्लस y1/2, इसी तरह से z2 प्लस z1/2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। अगर मिड पॉइंट का पूछा जाए तो ये फार्मूला होगा, डिस्टेंस फार्मूला पूछा जाए तो ये वाला होगा। लेट द फंक्शंस p एंड q आर फाइनाइट एंड कॉन्टिन्यूस इनसाइड एंड एट द बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड कर्व c इन द xy प्लेन। ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट है। ठीक है, और थ्योरम्स, अच्छा यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूँ कि जितने भी थ्योरम्स या डेफिनेशंस होती हैं ना, वो लाजमी पूछी जाती हैं MCQs के अंदर। ठीक है, तो थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स आपने बड़े अच्छे से कर लेनी है, उनको नहीं छोड़ना MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट क्वेश्चन में कभी भी नहीं आते थ्योरम, MCQs में लाजमी आते हैं। अच्छा जी, जब आपके पास एक फंक्शन है p और एक फंक्शन है q और आप क्लोज्ड कर्व के ऊपर इसका इंटीग्रल फाइंड करते हैं और वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी है, तो जो आप उसका इंटीग्रल लेते हैं ना p dx प्लस q dy का, तो वो हमेशा इक्वल टू 0 होता है जब भी आप क्लोज्ड पाथ पे करेंगे। क्लोज्ड पाथ का ये निशानी होती है कि इसके ऊपर ना इस तरह से सर्कल लगा होता है, इसका मतलब है ये क्लोज्ड पाथ है। अगर यहाँ पे हमें बताया ना भी होता क्लोज्ड, तो ये सर्कल देख के हमें समझ जाना था कि ये क्लोज्ड कर्व है। और क्लोज्ड कर्व के ऊपर जब भी आप इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो आंसर 0 आता है। क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या हो सकता है, जो बंद होती है, जैसे एक स्क्वायर है, ठीक है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, कोई भी शेप है, आप उसका जब क्लोज्ड इंटरवल फाइंड करते हैं तो वो आंसर हमेशा 0 ही देगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वॉली साइन फार्मूला। साइन फार्मूला वैसे हम पहले कर चुके हैं,
लेकिन यहाँ पे हमने पहले इवन के लिए किया था, अब हमसे उन्होंने ऑड के लिए पूछा है। तो इवन के लिए मैंने आपको ये निशानी बताई थी कि π/2 लाजमी आ रहा होता है, ऊपर सारे ऑड नंबर्स जो हैं वो माइनस होते हैं, n-3, इसी तरह से n-5, और नीचे जो है n फिर n-2, इधर डॉट लगता है मल्टीप्लाई, n-4, इस तरह से आगे सारे आ रहे होते हैं, यानी ऊपर ऑड नंबर्स माइनस हो रहे होते हैं, नीचे इवन नंबर्स माइनस हो रहे होते हैं, और साथ में π/2 आता है। लेकिन जब n ऑड हो जाए, n क्या होता है, उसकी पावर होती है, अगर पावर इवन है तो ये फार्मूला लगेगा, अगर पावर ऑड है तो सेम फार्मूला लगेगा, लेकिन क्या फ़र्क आ जाता है, उसके अंदर π/2 नहीं आ रहा होता। जैसे π/2 था ना, वो π/2 नहीं आएगा, और एंड पे ये चलता जाता है, और कहाँ तक जाता है, ये 1/2 तक जाता है। ये फार्मूला आहिस्ता आहिस्ता, यानी ऊपर आप कम करते जाएं जब तक आपके पास 1 नहीं आ जाता, नीचे आप कम करते जाएं उसमें से जब तक आपके पास 2 नहीं आ जाता। और जब ऑड पावर होती है ना, तो हम एंड पे 1/2 भी नहीं लगाते और π/2 भी नहीं लगाते। ये दो चीज़ें जब हम हटा दें तो इसका मतलब है पावर ऑड थी, और जब ये दो चीज़ें लगा दें इसका मतलब है पावर इवन है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द पीरियोडिक फंक्शन हुज ग्राफ इज़ बिलो। ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये आपने बताना है इवन है, ऑड है, या नीदर इवन नॉर ऑड है। अगर आप इसको वाई एक्सिस से कट करते हैं तो देखें इस साइड पे और इस साइड पे सेम शेप आ रही है। इट मीन्स जब वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है, और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होता है वो इवन होता है, और जो पोल के अलॉन्ग सिमेट्रिक होता है वो ऑड होता है, और जो ना वाई एक्सिस ना पोल के अलॉन्ग सिमेट्रिक हो वो नीदर इवन नॉर ऑड होता है। ये वाला ग्राफ देखें, आपसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर अ ग्राफ, आपने बताना है कि ये इवन है, ये ऑड है। तो देखें अगर हम इसे यहाँ से, ये वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसको कट करें तो क्या ये इधर और इधर सेम है? नहीं, इधर इसकी नीचे आ रही है और इसकी ऊपर आ रही है लाइन, तो ये आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो सिमेट्रिक नहीं है, यानी ये इवन नहीं हो सकता। अब हम इसको ऑड के लिए टेस्ट करते हैं। अगर आप इसको यहाँ सेंटर से कट करते हैं, ठीक है, तो क्या ये ऊपर नीचे सेम? जब आप इसको यहाँ से कट करेंगे ना, सॉरी पोल के अलॉन्ग, ठीक है, तो देखें इसकी जो ऊपर लाइन आ रही है और जो नीचे लाइन आ रही है, फिर अब सेम शेप बन रही है ना। यहाँ से अगर आप इसको यूं कट कर दें तो ऊपर नीचे ये वाला बॉक्स और नीचे ये सेम आ रहा है, यानी ये किसके अलॉन्ग सिमेट्रिक है? पोल के अलॉन्ग। इसका मतलब है कि ये एक ऑड फंक्शन होगा। नेक्स्ट है एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन द फंक्शन इज़ डिफाइंड। हर डोमेन का जो पॉइंट होता है ना, उस पर फंक्शन क्या होता है? डिफाइन होता है। ये आप लोगों ने देख लेना हैंडआउट्स के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट है पाई इज़ एन एग्जांपल ऑफ। पाई क्या होता है? एक इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर क्या होता है बेसिकली? थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड जो डिटेल है वो देती जाऊँ। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ऐसा नंबर जो इन दो प्रॉपर्टीज़ पे उसको सेटिस्फाई करता है वो इर्रेशनल होता है। वो दो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? कि एक तो नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। ठीक हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जिसका आंसर स्टॉप नहीं होता पॉइंट के बाद, यानी 0.3333 और ये चलता जा रहा है, कहीं भी स्टॉप नहीं हो रहा, तो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, स्टॉप नहीं हो रहा। नॉन रिकरिंग वो होता है जिसके अंदर रिपीटिशन ना हो। रिकरिंग वो होगा जिसके अंदर रिपीटिशन है, नॉन रिकरिंग वो होगा जिसके अंदर रिपीटिशन नहीं है। जैसे इसके अंदर रिपीट हो रहे हैं ना नंबर्स 33333, तो ये तो रिकरिंग हो गया, तो ये यानी इर्रेशनल नहीं होगा। ये एक तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन दूसरी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि ये इर्रेशनल नहीं होगा। तो इर्रेशनल बेसिकली वो होता है जिसके अंदर आंसर स्टॉप भी ना हो रहा हो और रिपीट भी ना हो रहा हो। तो पाई की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 3.14 और इस तरह से आगे चलती जाती है, और हर आने वाला नंबर दूसरे से डिफरेंट होता है, यानी रिपीट नहीं हो रहा होता। तो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इट मीन्स पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। अच्छा जी, इस MCQ में देखें आपसे कहा है कि मैच द फॉलोइंग वेक्टर वैल्यूड फंक्शन विद इट्स ग्राफ। आपने ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना, इसको ग्राफ के साथ मैच करना है। तो ग्राफ इसके आपको 4 दिए हुए हैं, ये बहुत लाइट थे प्रिंट के अंदर, तो मैंने इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में, एक ये है, एक ये है और एक इस शेप का है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद ग्राफ्स देखते हैं। 3 cos t, इसका मतलब है कि जो i वाली वैल्यू के साथ होती है टर्म, वो क्या होती है? x होती है। तो x इज़ इक्वल टू 3 cos t आ गया हमारे पास। इसी तरह से जो j के साथ होता है वो y होता है, तो y इज़ इक्वल टू 3 sin t आ गया। अगर आप इन दोनों का स्क्वायर लेके ऐड कर दें, यानी ये x इसका स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर,
इधर वाली साइड्स आपने लेफ़्ट वाली आपस में ऐड कर दी, राइट वाली आपस में ऐड कर दें। 3 का स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। और इधर से आप 9 कॉमन ले लें तो अंदर बचता है कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 9 कॉमन लिया हुआ है हमने, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 के इक्वल होता है ना। आपने अगर फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा हो, नहीं तो 10th में लाजमी पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा इक्वल टू 1 होता है। तो थीटा की जगह यहाँ पे टी आ गया, लेकिन रिलेशन तो सेम है ना, स्क्वायर्स के दरमियान माइनस, तो वो 1 हो जाएगा। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ गया, 9 के। और ये तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई ना। सर्कल की जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये सर्कल की फॉर्म है। तो यानी हमारे पास ये तो नहीं हम चूज़ कर सकते, ये भी नहीं चूज़ कर सकते, ये सर्कल हम चूज़ करेंगे और ये भी चूज़ नहीं कर सकते। और सर्कल के अंदर देखें एक और बात, यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह 9 आ रहा है ना, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। तो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 0 से 3 तक डिस्टेंस उन्होंने रेडियस का लिया है, 3 रेडियस का सर्कल उन्होंने ड्रॉ किया, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह आप पास तो लाजमी हो जाएंगे पेपर में, अगर आपको इनमें से इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। उसके बाद यही है कि आप अपने हैंडआउट्स को रीड लाजमी करें, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से थॉरोली लाजमी रीड करें, और जो वीडियो लेक्चर्स हैं मेरे वो भी आप सुन लें, इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। डिटेल से मैंने ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से क्लियर किया है। कुछ मिस्टेक्स हैं हैंडआउट्स में, लेकिन वो मैंने आपको वीडियोस में करेक्ट करवा दी हैं, और अगर जो नहीं मैं करवा पाई वो मैंने कमेंट्स में मेंशन कर दिए हैं। और उसका जो आपको पीडीएफ फाइल है नोट्स की, वो भी डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी, तो आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है और उससे अपनी तैयारी कर लेनी है, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको हेल्प मिली हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।